हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो हमारी बुक है उसी में हमारा चैप्टर नंबर 4 आपका प्रारंभ हो रखा है। लोकतांत्रिक सरकार के जो प्रमुख तत्व हैं उनके विषय में हम लोग आपका बात कर रहे थे। तो कल हमने इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हमने पढ़ने का, उनको जानने का आपका प्रयास किया और एक एक करके हमने बहुत सारी चीजों को उसके अंतर्गत आपका देखा है और उसमें हमने इन सब चीजों को देख भी लिया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो कल हम इसमें बहुत सारी चीजों को अब तक चैप्टर के माध्यम से देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया है, कैसे उन्होंने जो आपके डिस्प्यूट थे, आपके विवादों का समाधान कैसे किया है, किस प्रकार किया है, उन सारे समाधानों के विषय में भी हम बहुत अच्छे से आपका समझ चुके थे। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है यहाँ से एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं और यहाँ से आगे शुरू करते हैं। देखिए क्या है, कह रहे कि विवाद तभी उभरता है, कह रहे जब भी कोई आपका विवाद होता है वो आपका तभी उभरता है कि जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। होता क्या है, जो भी अलग धर्म के लोग हों, अलग क्षेत्र के लोग हों, अलग संस्कृति के लोग हों, जब ये लोग आपस में अपना तालमेल नहीं बैठाते एक दूसरे के साथ, तभी क्या होता है, ये सारी समस्याएं जो हैं आपकी पैदा हो जाती हैं और तभी ये सारी चीजें होती हैं और तो ही हमको देखने के लिए मिलती है। जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो लोग अपने विवाद को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीका अपना लेते हैं। अब देखिए, जब भी कोई आपका विवाद होगा, क्या कहते हैं कि विवाद का तरह कैसे होगा, आप किसी के साथ हाथापाई कर लीजिए, मारपीट कर लीजिए, अभी आपको ऐसा लगता है कि विवाद का समाधान हो सकता है, जबकि वो समाधान नहीं, वो चीजों को और ज्यादा आपका बढ़ा देता है। ठीक, खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीका भी अपनाते हैं जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की है जिम्मेदारी है कि वह विवादों का समाधान करे, और कह रहे हैं कि सरकार की है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि वह आपका जो हमारे विवाद हैं उन विवादों का आपका समाधान करें कि आखिर में हम विवाद को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये किसकी है, सरकार की आपका जिम्मेदारी है कि कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद हो सरकार उसको सॉल्व करे, सरकार उसको साफ करने की आपका कोशिश करे, ताकि सरकार की हर एक चीजों को पारदर्शिता हो, हर लोगों को समानता का अधिकार मिले, बराबर उनको न्याय मिले। इसीलिए सरकार के साथ ये सारी उम्मीद की जाती है कि सरकार बिना किसी धर्म, जाति के भेदभाव के बिना क्या होगी, इनसे ऊपर उठकर वो काम करेगी। आइए अपने समाज में कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और समझें कि सरकार इनका समाधान में क्या भूमिका निभाती है। अब कह रहे हैं आइए कुछ चीजें पढ़ते हैं कि सरकार जो ये आपके विवाद हैं इनको निपटाने में, इनका समाधान में क्या भूमिका निभाती है। थोड़ी उस भूमिका पर हम लोग आपका विचार कर लेते हैं और थोड़ा उस भूमिका पर गौर कर लेते हैं कि ये चीजें क्या हैं, कैसे होती हैं। थोड़ा इनको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है आपका देख लेते हैं। ठीक है, आइए। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई तरह की समस्या का कारण बनते हैं। कह रहे बहुत सारे ऐसे जुलूस हैं और समस्या हैं जो इन सब का कारण बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकलते हैं, यही कई बार का विवाद का कारण बन जाता है। अब आप देखेंगे जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकालता है, कैसा निकालता है धार्मिक जुलूस, तो जिस रास्ते से निकलेंगे तो लोग मना करते हैं कि यहाँ से नहीं निकल सकते, हम लोग नहीं कर सकते। तो इसी बात के ऊपर क्या होता है, समाज में तनाव, मारपीट, हिंसा, घृणा जैसी चीजें जाती हैं कि ऐसा क्यों मना कर रहा है, ऐसा क्यों कर दिया इसने। तो इस तरह की चीजें क्या है, समाज में पनपने लगती हैं कि आखिर ये हमारे संप्रदाय से, हमारे समूह से ये क्या करता है, ये व्यक्ति नफरत करता है
और नफरत करता है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी समाज के लोगों की विचारधारा बन जाती है इन चीजों को लेकर। इसलिए जब भी कोई धार्मिक मुद्दा होता है और सांस्कृतिक मुद्दा होता है तो बड़े सोच समझकर बहुत ही बारीकी से सरकार ऐसे मुद्दों पर काम करती है। देखिए क्या कह रहे हैं, कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है, डर रहती है कि ऐसा ना हो जाए कि कुछ आपकी हिंसा हो जाए और ऐसा कुछ हो जाए जिसमें समस्या थोड़ी सी पैदा हो जाए। कभी कभी लोगों के जुलूस उत्तेजित हो जाते हैं और कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या रोकने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए जुलूस निकल रहा है तो जुलूस को रोकने के लिए चाहे तो वो आपका पत्थर फेंक दे, सामने खड़े हो जाए, कुछ भी मतलब ऐसा ऑब्स्टेकल कर दें जिससे कि आपका जुलूस निकल रहा है वो आपका ना निकले। तो खासकर पुलिस को ऐसे मौके पर बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर जो आपकी पुलिस होती है वो खास आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि वह आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो। और देखिए ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी है पुलिस की, कि पुलिस इस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए कि कुछ भी हो जाए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसी भी स्थिति में आपसी जो आपके टकराव हैं वो पैदा नहीं होने चाहिए, हिंसा ना भड़के। यानी कि जो हिंसा है वो कुल मिलाकर अपने अंडर कंट्रोल जो है होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अंडर कंट्रोल में होनी चाहिए। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात आपका करवाती है और कह रहे हैं कि जिनके बीच लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है वो सभी पक्षों को एक जगह बैठाती है और बैठाकर बात करवाती ताकि विवाद का जो समाधान है वो निकाला जा सके, यानी कि विवाद के समाधान का सोल्यूशन कर सके, ठीक, उसको समाधान में आपका कर सके। ये कोशिश जो है आपकी बनी रहती है, ठीक। अब कह रहे हैं कि माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा किए गए हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? अब कह रहे हैं कि आपने इतनी स्टोरी पढ़ ली, अब बताइए क्या हेक्टर की हत्या को हम लोग आपका रोक सकते थे? तो बिल्कुल रोक सकते थे। देखिए हेक्टर अपनी बात को रखने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा था, तो धरना प्रदर्शन को पुलिस के प्रोडक्शन में बड़ी निगरानी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से उसको आपका करवाते, मनवाते, उसको रोकते, तो फायरिंग कराने की क्या जरूरत थी? लाठीचार्ज तक की मान लीजिए सीमित कर देते अगर थोड़ी भीड़ आपका हिंसक हो रही थी, लेकिन किसी पर अनाधुंध आपके फायरिंग करा देना, गोली चला देना, ये मानवता के थोड़ा खिलाफ है और ऐसी चीजों में सरकार को बड़ी संवेदना के साथ कार्य करना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या थी वहां? कंडीशन थोड़ा आपका जो था नस्ल भेद का था, आपका प्रजाति आधार था, क्योंकि एक तरफ गोरों का शासन था और गोरों का शासन झेल रहे थे काले लोग, यानी कि आश्वेत लोग, अफ्रीकन लोग। तो उनके लिए कोई दया भावना किसी प्रकार उनके यहाँ कुछ नहीं था, वो केवल अपने प्रॉफिट के विषय में सोचते थे और अपनी चीजों को मनवाने के। अब कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं, ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। विवाद का समाधान इन्हीं कानून के आधार पर होता है। और कह रहे हैं जो भी विवाद का समाधान होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगा, नहीं, सारे विवाद का समाधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही बात की जाती है। उसी के तथ्यों को, उन्हीं के क्लॉज को ध्यान में रखकर ये सारे डिस्कशन जो होते हैं और ये सारे जो आपके निर्णय हैं वो आपका लिए जाते हैं। तो हम आपका देख रहे हैं कि कैसे आपका विवादों का निपटारा किया जाता है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ भी पढ़ लीजिए। अगर आप देश में सजग हैं तो आप रुचि लेंगे कि देश कैसा आपका चले, उस देश की सरकार की लोकतांत्रिक आपकी चीजें कैसी हों। गांव कस्बों में जुलूस गुजरते हुए देख सकते हैं कैसे लोग प्रदर्शन करते हैं। अब बताइए, ये प्रदर्शन हो रहा था बिजली की बढ़ती कीमतों को देखकर सरकार के खिलाफ, और ऐसा ही हेक्टर के केस में था, वो भी सरकार के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन यहाँ सरकार ने बहुत बड़ी भीड़ के व्यापक चीज को सुना, उनकी समस्या को समझा और आपका दरें कम कर ली। तो ये जो आपका इतना बड़ा ग्रुप आया था आपका, ये क्या हो गया, ये पीछे लौट गए और इन्होंने शांति से अपना धरने को रखा और समाप्त कर लिया। देखिए लोकतंत्र की आपका प्रमुख पहचान क्या है कि आप
अपनी समस्या को, अपनी चीजों को, अपनी बातों को जनता के सामने, जो आपकी जनता है, सरकार के सामने रख पाए बिना किसी डर के। तो यही आपका लोकतंत्र है और मैं मानता हूं कि यही लोकतंत्र की आत्मा है और उसके अंदर बसी जान है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? चलिए, इसमें कुछ ऐसा है जो हमने अभी पढ़ा हो और वो आपको समझ ना आया हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा जिसे ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा है और अगर उसे कोई चीज आपकी समझ नहीं आई हो तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ जाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे और एक एक करके इन सारी चीजों पर हम लोग गौर करके देख रहे हैं। देख लिया, नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। अब थोड़ा नया पैराग्राफ है, ध्यान देखना है कि कई बार जो आपकी नदियां होती हैं ये भी क्या बनती हैं, विवाद का कारण बन जाती हैं, बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो क्या होंगी, एक राज्य से अधिक राज्य से में बहकर बहती फ्लो होती है, आउटफ्लो बनाती है। देखिए, अब आप गंगा को ले लीजिए, उत्तराखंड से निकलती है पहाड़ी रीजन से, फिर यूपी में आपके मैदानी में प्रवेश करती है, यूपी के बाद आपका बिहार जाती है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल एंटर करती है और वेस्ट बंगाल के बाद आपका बांग्लादेश में पहुंच जाती है और अंततः गंगा सागर यानी कि बे ऑफ बंगाल में आपका मिल जाती है। तो मुझे बताइए कि एक नदी जब इतने राज्यों से होकर बह रही है तो उसके पानी के बंटवारे को लेकर तो लड़ाई सुनिश्चित है। एक कहेगा कि गंगा हमारे यहाँ से निकलती है, एक दूसरा कहेगा बाढ़ तो हमारे यहाँ आती है और आपका तीसरा राज्य कहेगा कि अंततः तो हमारे यहाँ आके मिलती है। तो ऐसी समस्या होती है। देखते हैं, जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद का कारण बना रहता है। पानी का क्या रहता है, विवाद का जो कारण है वो हमेशा बना रहता है, ये आपको देखना होगा। ऐसे ही कावेरी का है, ऐसे ही महानदी का है, क्लियर है, और ऐसी गोदावरी जो आपकी नदी है उसको लेकर था, और ऐसा ही विवाद आपका नर्मदा पर था, क्लियर है, और तुम महानदी आपका नर्मदा पर, कावेरी पर, तुंगभद्रा पर, इन सब चीजों को आपस में इन्होंने रिजोल्व किया। देखते हैं कैसे। उदाहरण के लिए आप कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी, कौन कौन है इसमें ध्यान देना है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इसका विवाद है, किसको लेकर, कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर पानी का विवाद चल रहा है। विवाद के बारे में सुना होगा, कह रहे आपने इस विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर में भारी भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम करता है। अब कह रहे हैं जी कि जो आपका कर्नाटक में जो आपका ये कृष्णा आपका राजा सागर बांध है, ये कई जिलों में क्या करता है, सिंचाई का काम करता है। लोग इससे आपका सिंचाई करते हैं। इस पानी से बेंगलोर शहर की जरूरत पूरा होती है और इसी पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। और कह रहे हैं कि जो बेंगलोर आपका सिटी है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में क्या होता है कि जितनी भी पानी की जरूरत है वो कहां से पूरी होती है, वो आपका इसी नदी से, कावेरी रिवर से पूरी होती है। लेकिन समस्या की बात यह है कि अगर ये नदी पर्याप्तता नहीं मिलेगी इसकी, तो आप सोच के देखिए, कर्नाटक जैसे इतने बड़े महानगर में पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराना एक अपने आप में समस्या है। लेकिन अब दूसरा क्या समस्या पैदा हो रही है, आप देखिए, क्या पूरा पानी आपका एक ही राज्य को मिलेगा, आपका दूसरे राज्य को नहीं मिलेगा। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो तमिलनाडु में एक बांध है, मेटूर बांध है। देखिए, आपको तो अभी लिख रहा होगा कि जैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके घर में जो बड़े भाई हैं, जो और हैं, आप उनसे पूछना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है
आईएएस के क्वेश्चन, पीसीएस के, या फिर जो आपके वनडे के जो एग्जामिनेशन होते हैं आपका, चाहे उसमें ग्रुप सी की परीक्षा हो, सेक्रेटरी, पटवारी, पुलिस की, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तमिलनाडु आपके राज्य में कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि मेटूर बांध है। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, तो आप बताएंगे कृष्णा राजा सागर बांध। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि बच्चों, जब आपके क्विज कंपटीशन होता है तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अपनी व्यक्तिगत नॉलेज के लिए भी आप रख सकते हैं चैप्टर में पढ़ने के साथ साथ। क्लियर है? आप इनको लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बात करते हैं और इससे आगे चलते हैं। लिख रहे हैं अभी? तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं लिखा लिख लीजिए। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी। कर्नाटक में कौन सा बांध बना हुआ है? कृष्णा राजा सागर बांध। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। क्लियर है? आगे जाते तमिलनाडु में तो मेटूर बांध बना हुआ है, किस नदी पर है? ये भी कावेरी नदी पर। अब कह रहे हैं कि जो जो आपका डेल्टाई रीजन है, डेल्टा रीजन मतलब जहां पर नदी अपना आउटफ्लो अंतिम रूप से आके सागर में गिरती है या महासागर में गिरती है या किसी खाड़ी में गिरती है, तो उस जगह क्या होता है, नदी अपना अवसाद जो है छोड़ती है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं डेल्टाई क्षेत्र। यानी कि जहां नदी आपका क्या होती है, इस आपका लैंड से आपका वाटर में मिलने वाली होती है, उसका जो पास पड़ोस का रीजन होता है उसी को बोलते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। जैसे गंगा नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। क्लियर है? इस तरह की चीजों को हम कह सकते हैं। ये देखिए, एक थोड़ी सी इमेजेस है, आप इसको देख लीजिए। अब ऐसा तो आप कहेंगे कि हमारे यहाँ भी निकलता है, हमारे राज्य में भी ऐसी नदी निकलती है और इतना सुंदर ही लौकिक जो है हमको आपका दिखता है, तो बिल्कुल सही बात है। वहां भी आपका पहाड़ी रीजन है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वहां पर भी ऐसे क्या होता है, नदी का आउटफ्लो होता है। पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बह रही है। आप कह रहे हैं कि भले ही दोनों राज्य में आपका मुद्दा बना हो इसके जल बंटवारे का, लेकिन 30 साल से जैसा उसका आउटफ्लो है उसी सिस्टम के साथ आपका बह रही है। क्लियर है? अब देखिए, दोनों बांधों में एक ही बाप के नदी पर बने हुए हैं। अब देखिए, दो बांध आपने पढ़ा, कृष्णा राज सागर बांध और दूसरा आपका मेटूर बांध। तो दोनों कहां पर बने हैं? एक ही नदी पर बने हुए हैं। क्लियर है? लेकिन बस दोनों राज्य में अलग अलग हैं, तो इसलिए उनका नाम लिखा है। अब कर्नाटक का कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। कहां पर है ये? ऊपरी छोर पर। और तमिलनाडु का मेटूर बांध आपका नीचे छोर पर है। अब देखिए, मान लीजिए ये कावेरी नदी आपका बह रही है, ऐसे देख लीजिए। क्लियर है? ध्यान दीजिए, बल्कि ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप इसको समझ लें। ये ऐसे बह रही है, तो एक बांध तो बना है यहां और एक बांध बना दिया गया है यहां। तो ये जो बांध है, ये बांध बनाया है आपका कर्नाटक ने, और ये बांध किसका है? आपका तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का। अब विवाद का कारण समझ लीजिए थोड़ा सा। चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूं।
देखिए ये बह रही है रिवर, एक बांध बन गया यहां और दूसरा बांध बना है यहां। ये हो गया कृष्णा राजा सागर बांध और ये हो गया मेटूर। राज्य हो गया कर्नाटक और राज्य हो गया तमिलनाडु। दोनों के राज्य बन गए। अब समस्या क्या है? देखिए, जब इसमें वर्षा होती है और तो इसका पानी आपका बढ़ जाता है, तो पानी बढ़ता है तो पानी बढ़ने के साथ दोनों जो आपके राज्य हैं, दोनों बांध में पानी पर्याप्त रहता है। इस बांध में भी, इस बांध में भी पानी पर्याप्त रहता है। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, कौन सा मौसम आता है? गर्मी का मौसम, या कहेंगे कि गर्मी के बाद जब आपकी बरसात खत्म हो जाती है तो बरसात के बाद वर्षा नहीं होती, तो पानी कैसा रहता है? कम रहता है। और कारण क्या है विवाद का? कि जब पानी कम रहता है तो सारा अधिकतर पानी क्या करता है? कृष्णा राज सागर बांध स्टोर कर लेता है और वो नीचे मेटूर बांध के लिए पानी छोड़ता ही नहीं है। और जब नीचे पानी नहीं पहुंचता तो तमिलनाडु क्या करता है? कर्नाटक बस तुरंत अंतरराज्य परिषद में पहुंच जाता है और कहता है प्रधानमंत्री को फोन लगाकर कि देख लीजिए, हमको तमिलनाडु एक कर्नाटक हमको पानी नहीं दे रहा। तमिलनाडु क्यों नहीं दे रहा है पानी? क्योंकि पानी पहले ही कम है और ये सारा पानी को है जमा कर लेते हैं। जब सारा पानी आपका बांध में रुक जाएगा, छोटा मोटा ही आपका भेजते हैं, उससे क्या होता है कि तमिलनाडु में जितना पानी चाहिए सिंचाई के लिए उसका आधा भी नहीं मिलता। तो ज्यादा बेनिफिट कौन ले लेता है? कर्नाटक। वो क्या बोलता है कि उसका बांध ऊपर है, वो सारे पानी को यहीं रोक जाता है। तो यही कारण बना हुआ है। चलिए, तो ये हमने थोड़ा सा इसका देखा कि ये इनके बीच समस्या है। तो मैं आपको जनरल समझाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी मैं आपको अभी जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा कि आखिर में कावेरी नदी निकलती कहां से है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। क्लियर है? कहां कहां पर अपना आउटफ्लो बनाती है और अंततः बे ऑफ आपका बंगाल में जाकर गिर जाती है। आप अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि पश्चिमी घाट का जो आपका पर्वत है ब्रह्मगिरी पर्वत, जब मैं आपको नदी पढ़ाऊंगा, भारत की मैपिंग कराऊंगा, आपको समझा दूंगा। लिख लीजिए, पश्चिमी घाट का ब्रह्मगिरी पर्वत से क्या होता है? कावेरी नदी निकलती है। क्लियर है? जो कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य से बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसमें अगर आप ज्यादा पढ़ोगे थोड़ा सा तो आपका थोड़ा विवाद आपका पदुचेरी भी करता है इसमें, जो आपका पांडुचेरी है, लेकिन मैं उसको ले नहीं रहा। फिलहाल इतना ही ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे बाद में। लिख लीजिए, पश्चिमी घाट का पर्वत है ब्रह्मगिरी पर्वत, वहां से निकलती है कावेरी नदी, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। 760 किलोमीटर लगभग इसकी लेंथ है, जो ये आपका आउटफ्लो बनाती है और आपका बे ऑफ बंगाल में आपका गिर जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर आप यही प्रश्न पूछना चाह रहे थे तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा। बाकी कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप चैट के माध्यम से भी मेरे को भेज दीजिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है। अब देखिए समझ लीजिए, कह रहे हैं कि इस बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए और दोनों राज्यों को अपने अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए। अब चाहे कर्नाटक हो या आपका तमिलनाडु हो, दोनों राज्यों को लिए क्या चाहिए? भरपूर पानी चाहिए। और भरपूर पानी के लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि पानी बिल्कुल आउटफ्लो आपका पूरा बनाए। ये भी ध्यान रखना, कावेरी नदी आपकी सदा नीरा नदी है, यानी कि वर्ष भर इसमें पानी रहता है, सूखता नहीं है, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब जिसको पानी नहीं मिलेगा तो भाई उसको दिक्कत होगी ही कि न मिल पाता है। इस विवाद उत्पन्न होता है
तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है। राष्ट्रीय सरकार का मतलब जो भी केंद्र में सरकार होगी, क्लियर है, उसको कदम उठाना पड़ेगा। आप जानते हैं या नहीं पता, मैं आपको बता दूं, जब भी दो राज्यों का विवाद होता है तो ऐसे केस को हमेशा केंद्र सरकार को सौंपा जाता है कि आप इसको न्यायालय में ना ले जाकर अंतर्राज्यीय परिषद में आप इसका, या जो हमने एक बोर्ड बनाया है आपका अंतर्राज्यीय नदी आप प्राधिकरण, उसमें हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है कि ऐसे मुद्दों को वहां उठाया जाए और वहां पर उठाकर इनको देखा जाए। क्लियर है, ताकि दोनों राज्य के लिए पानी का सही बंटवारा हो। अब देखिए, उम्मीद क्या करते हैं कि केंद्र सरकार अगर इन दोनों के राज्यों के बीच जो आपका डिस्प्यूट है, अगर उस पर काम करेगी तो बिल्कुल दोनों राज्यों का सही बंटवारा करेगी कि दोनों राज्यों को आखिर कितना पानी मिलना चाहिए। अब देखिए, जब दोनों राज्यों की जरूरत है तो मेरे हिसाब से दोनों को बराबर पानी जो है बांट देना चाहिए। क्लियर है, ऐसा करने से विवाद का समाधान होता है। लेकिन समस्या ये है, आपका कर्नाटक बराबर बराबर पानी बांटने के लिए कभी तैयार नहीं होता, वो उसको हमेशा ज्यादा पानी चाहिए होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका विवाद वाली जो आपकी कंडीशन थी। तो विवाद को कैसे सॉल्व किया जाए, सरकार उसमें क्या भूमिका निभाती है, किस तरह के हम नियम कानून को फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें आप लोग इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आप इनको पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से आप इनको समझ भी सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, अब इस पे आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। नया हमारा आपका पैरा चेंज हो रहा है और इस नए पैरे को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। समानता व न्याय की हम लोग इसमें बात करेंगे कि इक्वलिटी और जस्टिस क्या है। देखिए, भारतीय संविधान क्या करता है, सब लोगों को समानता का जो अधिकार है वो आपका प्राप्त करता है कि कानून की नजर में, संविधान की नजर में सब लोग एक समान हैं। सारे लोग कैसे हैं, एक समान हैं और सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए, सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। ये हमारा देश का संविधान इस बात को कहता है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचार से एक उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध है। सरकार क्या है, जो भी आपका लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है, जो भी डेमोक्रेसी आपकी कंट्री है, वो मुख्य विचार से क्या है, न्याय और समानता के प्रति क्या है, वचनबद्ध होना है। वो कैसी है, वचनबद्ध है। समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कह रहे जो समानता है आप उसको एक दूसरे से जो है अलग आप नहीं कर सकते। एक दूसरे के साथ ये जो है समानता और असमानता आपकी बनी हुई है। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था? माया की कहानी मुझे बताइए, हमने पढ़ी थी, तो बताइए माया की कहानी में क्या समानता थी कि नहीं थी? माया और हेक्टर की हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के व्यवहार की समानता के विचार को ठेस पहुंची थी? तो बिल्कुल। देखिए, पहले हमारे यहाँ क्या था, पहले हमारे समाज में एक विडंबना थी आपका अस्पृश्यता, यानी कि वो किसी को टच, लोग क्या थे, एक दूसरे को छूते नहीं थे। क्लियर है, आप लोग इसको पढ़े हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी को आपने देखा है कि कैसे उनको आपका कक्षा में बच्चों से अलग आपका बैठाया जाता था, खाली किस वजह से कि वो दूसरी जाति से बिलोंग करते थे। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन वर्तमान संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और आर्टिकल 17 मैंने साफ साफ आपको लिखाया भी था कि उसमें साफ कह दिया गया है कि अनटचेबिलिटी का क्या कर दिया गया है, भारत में उन्मूलन कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति उसको बढ़ावा देता है या उसको प्रदर्शित करता है तो ऐसे में क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपका संज्ञेय अपराध की श्रेणी में उसको रखा जाता है। क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे थे अफ्रीका में, तो अफ्रीका में नहीं था, ना समानता थी ना न्याय था। क्यों नहीं थी समानता और न्याय? क्योंकि आप जानते हैं इन दोनों देशों, जो ये देश था अफ्रीका, यहाँ काले क्या कर रहे थे, हम वो गोरों का शासन को
झेल रहे थे। तो वहां पर समानता और न्याय जैसी कोई चीज नहीं थी, ये आपको बस ध्यान रखना है। क्या नहीं थी? समानता और न्याय जैसी वहां कोई चीज आपका नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। ध्यान रखना है, क्या कर दिया गया है कि कानून द्वारा अब इस प्रथा पर आपका रोक लगा दी, इसको बैन कर दिया गया है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की कुछ आपकी सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। जो आपके दलित मतलब आपके डिप्रेस यानी कि सामाजिक रूप से पिछड़े जो वर्ग के जो लोग हैं, क्या नहीं होती थी उनको? जो शिक्षा है वो प्राप्त नहीं कराते थे, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती थी, इवन उनको गाड़ी में बैठाकर आपका एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाते थे। एग्जाम्पल आपने सुना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी को, एक हम जब आपका पढ़ रहे थे चैप्टर में पहले, तो उसमें था उन्हें अपने पिताजी के पास वो आपका जाना था, और वो जैसे ही आपका स्टेशन से उतरते हैं तो बैलगाड़ी पूछते हैं, तो वो अच्छे होते हैं, जैसे वो कहते हैं कि आप किस जाति से, उन्होंने कहा माहर जाति से हैं, तो उनको गाड़ी से तुरंत आपका नीचे उतार देता है, फिर उनको पैदल आपका रास्ता तय करना पड़ता है। आपको वो कहानी अगर याद होगी तो अच्छा है, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे खुद याद हो जाती है। आगे देखते हैं। तो पहले हालात यह था कि सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक का नहीं देता था, कि पहले जो आपके मंदिर थे, पब्लिक मंदिर, उन पे उनको घुसने नहीं देते थे, कुओं पर पानी नहीं भरने देते थे, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाने देते थे, गांव से उनको बाहर रहना पड़ता था। ये पहले की समाज था, जो मैं कहूंगा कि भारतीय संविधान ने इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन कहीं कहीं अब भी ऐसे कुछ मामले हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर है? डॉक्टर भीमराव, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है और कई लोग ने जोर देकर कहा है कि यह प्रथा क्या है? अमानवीय है। कैसा है? मानव के खिलाफ है, आप इसे मानवीय नहीं मान सकते। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ सबके बराबरी का व्यवहार हो। कह रहे हैं आप न्याय भी तभी कर सकते हैं जब सब लोगों में समानता होगी। समानता होगी मतलब इक्वालिटी, आपके बराबर होंगे, बराबर होगा तो आप किसी का जस्टिस कर सकते हैं, आप उसका सही न्याय कर सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चैट के माध्यम से अपने क्वेश्चन भेज दीजिए। और मुझे दुख है कि जो बच्ची हमसे प्रश्न पूछना चाह रही थी वो हमसे प्रश्न नहीं पूछ पाई, क्योंकि उनके माइक की आवाज हम लोगों को नहीं सुन पा रहे थे। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना क्वेश्चन वो चैट के माध्यम से भेज दें, तो उनका आंसर होगा मैं आपको क्लास में जो है आपको बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ठीक है, आप जरूर चैट के माध्यम से अपना इसको भेज दीजिए। तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर को यहीं तक रखते हैं और इससे आगे जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।